हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक समकालीन विश्व में राजनीति। देखिए, इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अंतिम अध्याय है। यहाँ पर हम वैश्वीकरण के बारे में जानेंगे, उनके प्रभाव के बारे में जानेंगे, पूरे विश्व में इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है और किस प्रकार से वैश्वीकरण ने पूरी हमारी जो मानव जीवन है इसको बदलने में एक भूमिका निभाई है। तो वो सब बातें इस अध्याय में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर हम यहाँ पर विश्व राजनीति के संदर्भ में वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणाम क्या होंगे, इन सब पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे यहाँ पर कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है और भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया है, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट आप करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं एक कहानी से स्टार्टिंग की गई है, लेकिन उस कहानी से पहले कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपसे फिर से बोल दे रहा हूँ। वैश्वीकरण के बारे में आप ऐसा नहीं है केवल यहाँ पढ़ रहे हो, इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी में भी आप पढ़ चुके हैं वैश्वीकरण की झलक को। करंट में आपका देखते होंगे, करंट अफेयर्स के इश्यू में हमेशा वैश्वीकरण शब्द आता है, तो आप समझ गए होंगे कि वैश्वीकरण है क्या। अगर हम एक मोटे अर्थ में कहें तो वैश्विक ग्राम समझने की जो परिकल्पना है, यानी पूरी दुनिया हमारा एक गांव है या घर है, या पूरी दुनिया में हम कहीं भी रह सकते हैं, जा सकते हैं, कोई भी दुनिया की कोई सर्विस हम ले सकते हैं। जो ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं या इस तरह के जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, यानी कि आप मान लीजिए अमेरिका में बना हुआ मोबाइल है, आप वो यूज कर रहे हैं, अमेरिका में बनी हुई कार है, आप वो यूज कर रहे हैं, अमेरिका वाले जो है भारत में बने हुए कपड़े पहन रहे हैं, ये है क्या? ये वैश्विक ग्राम की अवधारणा है, यानी वैश्वीकरण की अवधारणा का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर आप देखते होंगे कि विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का सम्मिश्रण हुआ है और एक नई संस्कृति का उदय हुआ है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं वैश्वीकरण ही है, ये वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप ये सब चीज़ें हुई हैं। तो वैश्वीकरण के बारे में आप यहाँ पर पूरा सा ओवरव्यू आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर कहानी पर आते हैं। कहानी एक सिंपल सी वही है, कॉल सेंटर वाली कहानी है। इंडिया का एक व्यक्ति है जनार्दन, तो ये बताया गया है भाई कॉल सेंटर में काम करता है, दोपहर में काम के लिए निकलता है और दफ्तर में घुसते ही ये जॉन बन जाता है। जॉन का मतलब क्या है कि भाई ये यूएसए के कस्टमर को डील कर रहा है, तो यूएसए के कस्टमर के लिहाज से उसका नाम वहाँ पर ऑफिस में जॉन रखा गया है। तो जॉन के नाम से उसे जो है वहाँ पे जो है अपना जो कॉल पर लेनी होती है। यहाँ पर हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पर अपने ग्राहकों से बात करता है। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि घर में तो इसका जो एक्सेंट होता है, यानी घर में इसके बोलने का जो लहजा होता है, बिल्कुल अपना शुद्ध भारतीय वाला, जो भी इसकी मातृभाषा हो, बिल्कुल उसी भाषा में बात करता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही अपने विदेशी की जो आपके ग्राहक हैं, यानी अमेरिका वाले ग्राहक हैं, तो उन्हें जो जब बात करता है तो बिल्कुल उन्हीं की भाषा में, बिल्कुल हूबहू उन्हीं के जैसे एक्सेंट में ये वहाँ पर उनसे उनके जो क्वेरीज को हल करता है। तो ये बताया गया है, तो ऐसे करके बताया गया। दूसरी बात यहाँ पर ये बताई गई है कि भाई ये काम कब करता है, ये काम करता है रात के समय में। इस वजह से क्या है कि दिन में से बहुत सारी छुट्टियां वगैरह इंडियन के जो आपके इंडियन त्यौहार होते हैं उनके अकॉर्डिंग इसकी छुट्टियां मिस हो जाती हैं। इसे जो है यूएसए के हिसाब से, यानी इसका कैलेंडर जो बताया गया है कि ये कैलेंडर जो है यूएसए का कैलेंडर के हिसाब से चलता है, इंडियन कैलेंडर जो है यूएसए कैलेंडर से मेल नहीं खाता है। इस वजह से यहाँ पर इसे भी जो है यूएसए की छुट्टियों के अकॉर्डिंग ही छुट्टियां दी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। एक यहाँ पर एक अगली कहानी बताई गई है, एक यहाँ पर बताई गई है कि भाई रामधारी की बताई गई कहानी। ये इनकी बेटी का जन्मदिन है और ये कुछ उसे गिफ्ट करना चाहते हैं। तो गिफ्ट में इन्होंने देखा है कि मैं साइकिल एक गिफ्ट करनी है, तो साइकिल कैसी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, तो और कीमत भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो भाई ये गए मार्केट में देखे हैं तो भाई इन्हें वहाँ पर एक चीन में बनी हुई साइकिल वहाँ पर मिलती है, लेकिन इन्होंने वहाँ पर देखा है कि भाई ये मेड इन चाइना है, लेकिन बिक ये भारत में रही है। तो क्वालिटी वगैरह इनके मनमाफिक थी, यानी इनके जो है जेब पर पड़ रही थी, क्वालिटी वगैरह जो है जेब के अकॉर्डिंग थी, तो ये खरीद लाते हैं। इससे पहले यहाँ बताया गया पिछले साल इन्होंने एक बारबी डॉल खरीदी थी जो कि अमेरिका में बनी हुई थी और इंडिया में बिक रही थी। एक और कहानी है एक महिला की। यहाँ पर एक महिला है सारिका, जो कि अपनी पढ़ाई में अपने परिवार में जो है पहली पीढ़ी की शिक्षित है, यानी इसके परिवार में से पहले कोई महिला शिक्षित नहीं हुई है, यही अपनी पहली पीढ़ी की शिक्षित महिला है। तो जैसे तैसे स्कूल गई है, कठिन संघर्ष करके इसने अपनी डिग्री प्राप्त की है और कॉलेज में ये अव्वल रही है। अब ये चाहती है कि भाई हम अपना एक स्वतंत्र कैरियर चुनें, हम किसी के दबाव में ना आकर अपना आगे कैरियर की राह चुनें, कैरियर का विकल्प चुनें और अपना जो है कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बने, यानी किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। लेकिन यहाँ पर इसके परिवार वाले, ऑब्वियस सी बात है, जिस घर से किसी व्यक्ति ने कभी कोई महिला जो है उच्च पाठ्यक्रम में नहीं गई हो, किसी महिला ने कभी डिग्री नहीं ली हो, तो इस घर में विरोध तो होगा ही होगा, क्योंकि परंपरागत लोग हैं, रूढ़िवादी लोग हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई यहाँ पर घर वाले तो मना कर रहे हैं, लेकिन वो ठान लेती है कि हमें तो नौकरी ही करनी है, क्योंकि उसके जो जमाने के नौजवान हैं वो अपने लिए नए नए अवसर तलाश रहे हैं। तो वो भी कहती है हम क्यों नहीं तलाशें, हम घर पर क्यों बैठे हैं। तो यहाँ पर ये 3 कहानियाँ दी गई हैं।
अब देखिए तीनों कहानियों में एक चीज आपको देखने को मिलेगी, यहां पर कहीं ना कहीं तीनों कहानियों में आपको वैश्वीकरण की झलक देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है? जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉल सेंटर से। कॉल सेंटर में आप देख रहे हैं जो आप इंडिया में बैठ के व्यक्ति यूएसए के कस्टमर की जो क्वेरीज है उन्हें हल कर रहा है, यानी इंडिया में बैठ के कोई व्यक्ति यूएसए के जो कस्टमर की वहां पर जो भी समस्याएं हैं उनका निदान कर रहा है, तो ये कर कैसे रहा है? यानी इंटरनेट की मदद से कर रहा है। और इंटरनेट ने क्या किया है, हमें जोड़ने का एक मतलब, यानी हमें कम्युनिकेट करने का एक जो माध्यम दिया है, जिसके जरिए यहाँ से इंडिया से बैठ के कोई व्यक्ति यूएसए कस्टमर की जो भी यहाँ पे क्वेरीज हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको निपटा सकता है। तो ये क्या है, एक वैश्वीकरण का हिस्सा है। वैसे ही रामधारी ने जो है भारत में चाइना की बनी हुई साइकिल खरीदी है। तो भाई आप समझ सकते हैं वैश्वीकरण के तहत हम जो है अपने उत्पादों को एक देश से निकलकर दूसरे देश में बेच सकते हैं, दूसरे देशों के उत्पादों को अपने देश में मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर वैश्वीकरण देखने को मिलेगा। तीसरी अवधारणा है सारेका वाली। देखिए सारेका वाला मुद्दा जो है सामाजिक मुद्दा है, कह सकते हैं सामाजिक मुद्दा इसलिए है कि आपने देखा होगा तमाम समाजों में शुरुआत में महिलाओं को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए थे, लेकिन जब हम लोग वैश्वीकृत कल्चर को देखा हमने, यानी तमाम देशों के अलग अलग देशों के कल्चर को हमने देखा, अमेरिका के कल्चर को देखा, यूरोप के कल्चर को देखा, वहाँ के कल्चर को एनालिसिस किया हमारी महिलाओं ने, उनके सामने बताया गया कि भाई यूएसए में महिलाएं ऐसे रहती हैं, यूरोप में महिलाएं इस तरह से काम करती हैं। तो भारतीय महिलाओं के अंदर भी एक जिज्ञासा जो है जागी, क्यों ना हम भी यहाँ पर आगे निकल कर आएँ। आपने देखा होगा कि जो आपका जो नेशनल मूवमेंट जो रहा है, आपका राष्ट्रीय आंदोलन रहा है, तो राष्ट्रीय आंदोलन में भी महिलाएं जो थी वो ऐसे ही निकल कर नहीं आई थी, उन्हें भी प्रेरित किया गया था। उन्हें भी जो है जो प्रीवियस में तमाम जो आंदोलन हो चुके थे विदेशों में, फ्रांस का आंदोलन हो या फिर ब्रिटेन में आंदोलन चले हों, तो उन आंदोलनों के बारे में बताया गया था उन्हें। तब वो महिलाएं, भारतीय महिलाएं भी उन आंदोलनों से प्रेरित होकर राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट बनी, हिस्सा बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सारिका जैसी महिला है, तो वो भी कहीं ना कहीं आज का जो वैश्वीकृत समाज है, तो वैश्वीकृत समाज में कहीं ना कहीं जो महिलाएं जिस तरह से वर्क कर रही हैं, महिलाएं अपने लिए अपने दम पर नए नए अवसरों की खोज कर रही हैं, नए नए अवसरों में अपने आप को सही साबित कर रही हैं या अपनी ऊंचाइयों तक अपने आप को ले जा रही हैं। तो सारिका भी यही चाहती है कि हम जो अपने परंपरागत मूल्य चल रहे हैं उनसे अलग हटकर जो वैश्वीकृत समाज है, वैश्वीकृत समाज में जो महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं, उसी अकॉर्डिंग हम भी आगे बढ़ें। तो यहाँ पर वही है कि जीवन मूल्यों के बीच एक दुविधा की स्थिति है। तो ये सब चीजें तीनों कहानी आपने इंगित कर ली। तीनों कहानियों का उद्देश्य यही है, वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण के कुछ उदाहरण भी और भी दिए गए हैं कि भाई एक उदाहरण ये दिया गया है कि फसल के मारे जाने से कुछ किसानों ने जो है आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या इसलिए कर ली है क्योंकि इन्होंने जो बीज थे, एक अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी जिसे बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, देखिए बहुराष्ट्रीय शब्द कहीं भी आए तो उसके लिए यहाँ पर अंग्रेजी में एक वर्ड यूज होता है एमएनसी करके। एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, ध्यान रखना आप। हिंदी में तो इसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, और कहीं भी अंग्रेजी पेपर देखेंगे आप या कहीं भी शॉर्ट टर्म में वर्ड लिखा हुआ देखेंगे तो वहां इसे एमएनसी लिखा होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, एब्रीविएशन के रूप में इसे लिखते हैं एमएनसी के रूप में। तो यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी इसकी मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या है, किसान मरा क्यों है? क्योंकि इसने एक एमएनसी से यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी से महंगे बीज खरीदे हैं और भाई फसल मारी गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, लागत तो निकलने का सवाल ही नहीं है, मैंने लागत पूरी डूब गई है। यहाँ पर एक और स्थिति यहाँ बताई गई है कि भाई यहाँ पर बताया गया है कि यूरोप की एक बड़ी कंपनी है, जैसे हम मान लेते हैं आपकी जगुआर है, तो यहाँ पर इसे एक भारतीय कंपनी टाटा ने खरीद लिया है। आपको पता होगा कि भाई यूरोप में ब्रिटेन की जो कंपनियां हैं उन्हें हमारे टाटा ने ऑन किया हुआ है, खरीदा हुआ है। ये बात आपको नहीं पता है तो गूगल करके देख लीजिए। तो ये सब आप कैसे हो पा रहा है? ये सब हो पा रहा है वैश्वीकरण के समाज की वजह से। एक और है यहाँ पर, एक ये बताया गया है कि अनेक जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, खुदरा दुकानदार हैं, उनको ये भय है जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है ये भी अपना व्यापार सभी देशों में जाके बढ़ा रही हैं, खुदरा व्यापार अपने सभी देशों में जाके खोल रही हैं। तो कैसे करें, कहीं ना कहीं स्थानीय जो खुदरा बाजार है इनको, इनकी रोजी रोटी पर संकट क्रिएट हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही भी है। आपने देखा होगा जब रिलायंस ने अपने लिए जो फ्रेश मार्ट करके खोले थे, जिनके जरिए सब्जी वगैरह यहाँ पे फ्रेश मिलती थी, तो उसका जबरदस्त विरोध हुआ था। गुजरात में खास करके विरोध हुआ था, तोड़फोड़ भी की गई थी। तो वो खास करके कुछ शहरों तक ही सीमित रह गए, ग्रामीण स्तर तक नहीं पहुंच पाए। ये बात आपने देखी होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और यहाँ पे बताया गया है मूवी के बारे में कि तमाम बार आपने देखा होगा कि तमाम जो मूवियाँ होती हैं हॉलीवुड में पहले बन जाती हैं और बॉलीवुड में बाद में आ पाती हैं। तो आप देखेंगे कि हॉलीवुड की कहानी को उठाकर लोग बॉलीवुड में रख पा रहे हैं। तो कैसे रख पा रहे हैं? एक वैश्वीकृत समाज की परिकल्पना है, इसकी वजह से रख पा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ सांस्कृतिक आपके जो होते हैं संस्थान होते हैं, सांस्कृतिक शैक्षणिक संस्थान होते हैं, तो वहाँ पर कभी कभी आपने देखा होगा जीन्स पैंट वगैरह पहन के चले जाते हैं या फिर शॉर्ट जो ड्रेसेस हैं उन्हें पहन के चले जाती हैं। तो वहाँ पर कॉलेज प्रबंधन इस पर आपत्ति उठाता है।
तो यहाँ पर वही बताया गया, पश्चिमी परिधान पहनने वाली कॉलेज की छात्राओं को एक उग्रवादी संगठन ने अपने एक बयान में धमकी दी है। उग्रवाद का मतलब क्या है? इन्होंने उग्रवाद दिखाया है। दक्षिणापंथी भी यहाँ यूज कर सकते थे, हम इसे उग्रवाद नहीं कहेंगे, इसे दक्षिणापंथी कह सकते हैं, यानी परंपरागत सोच वाला या पुरानी सोच वाला। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब आप ये सब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इन सब जो प्रभावों में कुछ प्रभाव तो ऐसे हैं जिनका एक पॉजिटिव एक रिजल्ट निकल कर आ रहा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल कर आ रहा है, और कहीं कहीं यहाँ पर एक नकारात्मक प्रभाव भी आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर दुनिया में हर जगह यहाँ पर ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो ये मानते हैं कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर कम रहे हैं और नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। जैसे यहाँ पे काफ़ी बात ये कही जाती है कि वैश्वीकरण जो है सिर्फ आर्थिक मसलों से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये जो है हमेशा धनी मुल्कों से गरीब मुल्कों की ओर गतिशील है। इस तरह की बातें कही जाती हैं कि भाई जो आपके यहाँ पर धनी मुल्क हैं वो अपने गरीब मुल्कों की ओर अपनी संस्कृति को, अपने समाज को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन अगर वैश्वीकरण का अर्थ एक अर्थ में हम देखना चाहें कि भाई है क्या, वास्तव में वैश्वीकरण की अवधारणा का मूल अर्थ क्या है, तो मूल अर्थ इसका अगर आप देखेंगे तो वैश्वीकरण की अवधारणा के रूप में जो बुनियादी यहाँ पे बात ये है प्रवाह, यानी फ्लो। किस चीज का फ्लो हो रहा है? सूचनाओं का फ्लो हो रहा है, संस्कृत का फ्लो हो रहा है, वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, पैसे का आदान प्रदान हो रहा है। ये फ्लो ही तो हो रहा है, प्रवाह तो ही हो रहा है यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, यानी वैश्वीकरण का जो मूल है, बुनियादी है बात यह है कि यहाँ पर प्रवाह है इसमें, ठीक है, यानी कि यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो आप देखेंगे कि भाई इसमें क्या क्या आ जाता है, विश्व के एक दूसरे हिस्से से विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचना, पूंजी का एक से ज्यादा हिस्सों पर पहुंचना, और ऐसे करके तमाम पूंजी वस्तुएं ये सब इसी में आ जाती हैं फ्लो में। तो ये क्या है, एक वैश्वीकरण का पार्ट बन जाते हैं। आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी आजीविका की तलाश में विभिन्न जगहों पर पलायन कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव जो हुआ है, तो इनकी ऐसे प्रभाव की निरंतरता से जो है पैदा हुआ है और कायम भी है। यानी कि जो आप विश्वव्यापी आप जुड़ाव देख रहे हैं कि हर देश कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से उसके रिलेशन है। तो वो रिलेशन कैसे हो पाए हैं? इस प्रवाह की वजह से स्थापित हो पाए हैं। वास्तव में चाहे वस्तुओं का प्रवाह हो, सेवाओं का प्रवाह हो, जैसे आपको पता होगा कि जितने भी आपके कॉल सेंटर वाले काम जो हैं वो यूएसए से ज़्यादा इंडिया में किए जाते हैं और इंडिया से ही यूएसए को सपोर्ट दिया जाता है। ये बात सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जुड़ाव है, प्रवाह के जरिए जुड़ाव हो पाया है। हमारा अमेरिका का भारत पर एक जुड़ाव है। ऐसा नहीं है कि भारत अमेरिका जो है भारत को बिल्कुल नजरअंदाज कर देगी, भारत हमारे सामने कुछ है नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय हैं सबसे ज़्यादा इंडिया से ही हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए वैश्वीकरण की अवधारणा केवल आर्थिक नहीं है, ये पूरी तरह से यहाँ पर राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है और सांस्कृतिक, तीनों ही यहाँ पर है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसे केवल आर्थिक परिघटना के रूप में देखते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैश्वीकरण केवल आर्थिक नहीं है, यहाँ पर ये तीनों रूप में है। हम जानेंगे किस तरह से तीनों रूप में है। देखिए सबसे पहले राजनीतिक की बात कर लेते हैं। आपने फ्रांसीसी क्रांति देखी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति देखी। अब आपने एक चीज वहां पर नोटिस की, फ्रांसीसी क्रांति के विचार जो थे धीरे धीरे करके यूरोप में फैलना स्टार्ट हुए। यूरोप में और जगहों पर भी क्रांति हुई। अब यूरोप के जो लोग भारत भ्रमण के लिए आए या भारत के जो लोग व्यापारी वगैरह यूरोप के लोगों से कांटेक्ट में थे, उन्हें भी इसके जरिए पता चला कि भाई फ्रांस में क्रांति हुई है, फ्रांस में इन मुद्दों को लेकर क्रांति हुई है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कुछ और जगहों पर भी क्रांतियां हुई, यूएसए वगैरह में भी क्रांति हुई, वहां की क्रांति से लोगों ने सीखा। उसके बाद रसिया में क्रांति हुई, रसियाई क्रांति से सीखा। तब जाकर आप देखेंगे हमारे भारत में भी एक प्रबल विरोध हुआ, एक प्रबल आंदोलन के रूप में परिणत हुई इसकी कि हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें भी अपने देश का निर्माण करना है, राष्ट्र का निर्माण करना है, जो कि हमारे लिए एक संप्रभु राष्ट्र हो, किसी का हम पर जो दबाव ना हो, ठीक है। तो ये आप देखें कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप से भी हमें यहाँ पर एक प्रेरणा मिली। प्रेरणा किसके जरिए मिली? इन क्रांतियों के जरिए मिली। अब आर्थिक रूप से देखेंगे, अब आर्थिक रूप से आपको पता ही है, ठीक है, आर्थिक रूप से हमारा जो आदान प्रदान है अभी से नहीं हो रहा है, ब्रिटिश काल से नहीं हो रहा है, सदियों पहले से हो रहा है। और सदियों पहले अगर आप देखेंगे तो सदियों पहले भारत की व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और कह सकते हैं भारत और चीन का समूचे विश्व के व्यापार पर वो एकाधिकार रहा है। अगर आप विश्व में जो प्राचीन इतिहास उठा के देखें तो आपको पता चलेगा। सांस्कृतिक पहलू, संस्कृति की बात हम कर रहे हैं, देखिए आपने देखा होगा कि आपके जो कोट पैंट पहनने का प्रचलन है या पैंट शर्ट पहनने का प्रचलन है, ये हमें कहाँ है? ये पाश्चात्य की देन है। हमारे यहाँ खास करके लोग धोती कुर्ता पहनने वाले लोग हुआ करते थे। अगर आप आज से 200 या 250 या 300 साल पहले का इतिहास उठा के देख लें तो हमारे यहाँ इस तरह के परिधान नहीं पहने जाते थे, पैंट शर्ट वाला चलन था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। यानी खास करके लोग जो थे आपके क्या पहनते थे? धोती कुर्ता पहनते थे। तो इस बारे में आपने मिडाइवल हिस्ट्री वाली जो पुस्तक है वहाँ मैंने बताया भी है। यानी कि वहाँ पर कुछ लोग जो आए हैं, घूमने आए, बनारस वगैरह घूमने आए, कुछ शहरों में घूमने आए, तो उन्होंने बताया है कि एक लुंगी टाइप पहने हुए थे लोग।
तो ये आप देख सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सांस्कृतिक रूप से भी हमारे यहाँ विचारों का आदान प्रदान हुआ, कल्चर भी आदान प्रदान हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई वैश्वीकरण का जो प्रभाव है सभी पर एक जैसा नहीं रहा है, विषम रहा है, कहीं सम नहीं रहा है, विषम रहा है, कहीं पर ज्यादा पड़ा है, कहीं पर कम पड़ा है, यानी एक हिस्से पर कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है और कहीं हमें कम देखने को मिलता है। अब अगली हेडिंग आपकी जो है वो है वैश्वीकरण के कारण क्या थे, किन वजहों से जो है वैश्वीकरण हुआ है, क्या मतलब रीजन थे जिसकी वजह से ये वैश्वीकरण हुआ है। पहली बात हम यहां पर देख लें, वैश्वीकरण वास्तव में क्या है। वैश्वीकरण में विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही से जुड़ी ये परिघटना है। ठीक है, ये इतना नोट कर लेना यहां पर आप। अब यहां पर इस परिघटना में क्या कुछ नई बात है, यानी आप अगर ये देखें कि आप वैश्वीकरण में क्या है, विचार हैं, यानी हमारा जो भी विचार है, हमारा जो भी हम अपना विचार कर रहे हैं उसकी आवाजाही हो रही है, पूंजी की आवाजाही हो रही है, वस्तुओं की आवाजाही हो रही है और लोग आ जा रहे हैं। देखिए इनमें कुछ नई बात है, यहां पर देखने को मिलेगा इनमें क्या कुछ नई बात है। देखिए नई बात क्या है, नई बात यहां पर ये आप देखेंगे इनमें नई बात कि ये इन प्रभावों की गति और इनके प्रसार का धरातल है, यानी इनके जो प्रभाव हो रहे हैं, गति जो है एक निर्धारित गति है और एक धरातल है, उस धरातल के जरिए ही प्रसार हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए हमारा आदान प्रदान किसी मान लीजिए हम एक तरफ इंडिया है और एक तरफ दूसरा देश है, मान लीजिए कोई XYZ देश ले लेते हैं, हम यहाँ पे फ्रांस ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई फ्रांस की संस्कृति का हम पे असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। यानी फ्रांसीसी लोग हमारे यहाँ को आवाजाही रहे, हमारे भारतीय लोग फ्रांसीसी कल्चर देखें तो फ्रांस के लोगों पर भी इंडिया का असर पड़ेगा। तो यहाँ पे साफ साफ वही बात है, इन प्रभावों की गति होती है और इनके प्रसार का धरातल है, कहाँ से निकल कर आ रही हैं ये बातें। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे खास बात यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ चीजें और कही गई हैं। देखिए वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने निभाया है, ये निभाया है यहाँ पे प्रौद्योगिकी ने, यानी टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट की रोल यहाँ पर निभाया है। इसकी वजह से आपकी जो वैश्वीकरण की गति है और भी ज़्यादा तीव्र हो पाई है। खास करके टेलीग्राफ हुआ, टेलीफोन हुआ, माइक्रोचिप चिप और तमाम जो आविष्कार हुए, इन्होंने संचार में एकदम क्रांति ला दी। और संचार की क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ कि हमारा जो विश्व के तमाम देश हैं उनके साथ संबंध स्थापित होने में बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं डिले नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से हमारे संबंध स्थापित हो पाए, हमारा कम्युनिकेशन स्थापित हो पाया। और आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होते गए और ऐसे करके लगभग जो भी जितने भी पहलू आते हैं आपके, चाहे वो यानी कि आपके वैश्वीकरण के पहलुओं में आपने भी देखा, विचार, पूंजी, वस्तु, लोग, इन सब की आवाजाही का एक रास्ता यहाँ पर बन पाया। ठीक है, ये आप देखेंगे। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब छपाई की तकनीक आई थी तो उसने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी। देखिए छपाई काम जो है हमारे यहाँ नहीं होता था पहले, छपाई जो है हमारे यहाँ बाहर से हमारे यहाँ आई है और छपाई की जैसे ही आई है वैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने अपनी जो इतिहास है उसको लिखना स्टार्ट कर दिया, उसको हमने पन्नों पे उतारना स्टार्ट कर दिया है और एक आम जन तक पहुंचाना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे करके देखेंगे कि लोगों के अंदर अपने देश के बारे में, देश का इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, ये जानने में लोगों को जो दिलचस्पी दिखाई है लोगों ने, और लोग ऐसे करके राष्ट्रवाद से जुड़ पाए हैं। तो ये सब बातें आप देखेंगे यहाँ पर। तो आप कहीं ना कहीं अपने यहाँ जो देश में परिवर्तन देख रहे हैं, परिवर्तन कहीं ना कहीं जो परिवर्तन हुए हैं वो वैश्वीकरण के परिणाम ही है। अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखेंगे कि विचार, पूंजी, वस्तु, इन सब की जो आवाजाही हो पाई है आसानी से, उसमें प्रौद्योगिकी ने एक की रोल निभाया है। अब यहाँ पर एक चीज है, देखिए इनके जो प्रभाव की गति, इनमें अंतर हो सकता है। मान लीजिए कहीं पर आप पूंजी और वस्तु की गतिशीलता ज्यादा हो, ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि विश्व के विभिन्न भागों के बीच में पूंजी और वस्तु की गतिशीलता लोगों की आवाजाही की तुलना में ज्यादा और तेज और व्यापक होगी। बिल्कुल सही बात है, पूंजी बहुत जल्दी जाती, हस्तांतरित होती है। आज का समय तो डिजिटल क्रांति का है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इंटरनेट के माध्यम से ही हम कहीं भी भुगतान कर सकते हैं, अब तो किसी व्यक्ति को जाने की जरूरत भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि भाई जो प्रवाह है उनकी गति एक जैसी नहीं है, यानी भिन्न भिन्न है। यानी मानव को पहुंचने में फिर भी कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन पैसे को पहुंचने में कुछ चंद सेकंड्स लगेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं। यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर बताया गया है, देखिए यहां पर कहा गया है कि भाई संचार साधनों की तरक्की और उनकी उपलब्धता मात्र से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया हो, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारा पूर्व में भी वैश्वीकरण हो रहा था, वैश्वीकरण पूर्व में भी था, पूर्व में भी हमारे संबंध विदेशों के साथ स्थापित थे। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि भाई हम देखेंगे कि वैश्वीकरण में आप देखें कि पूरी दुनिया में कोई भी घटनाक्रम घटित होता है, उसका असर किसी न किसी दूसरे देश पर या अन्य देशों पर भी पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई महामारी है, बर्ड फ्लू है, कोई तूफान है, चक्रवात वगैरह, सुनामी जैसा चक्रवात है,
तो ये केवल एक राष्ट्र तक इनकी हदें नहीं सिमटी हुई हैं, बल्कि इनका असर उनके और आसपास के राष्ट्रों पर भी पड़ता है। यानी कि ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, कोई इनकी बाउंड्री नहीं है, कोई बैरियर नहीं है इन पर, यानी कि ये राष्ट्र की सीमाओं का जोर नहीं मानती हैं। इसी प्रकार जो आर्थिक परिघटनाएं घटित हो रही हैं, तो आर्थिक परिघटनाओं के दौर में भी ऐसा कोई देश नहीं है जो इनसे अछूता हो। कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों में वो भी संलग्न है, कोई ना कोई देश, हर कोई देश संलग्न है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भाई वैश्वीकरण कोई ये नहीं है कि केवल और केवल संचार क्रांति आई तभी ये पॉसिबल हुआ है, इससे पहले भी पॉसिबल रहा है। अब यहां पर इसके कुछ प्रभाव बताए गए हैं कि भाई इन्होंने हमारी राजनीति पर प्रभाव कैसे डाला है, वैश्वीकरण की अवधारणा ने हमारी राजनीति पर प्रभाव कैसे डाला है, वो हम देखेंगे। देखिए यहां पर कुछ चीजें थी, जैसे आप अगर देखें पहले के समय में ज्यादातर क्या हुआ करता था, राजतंत्र हुआ करते थे, लोकतंत्र की अवधारणा नहीं थी। पहले के समय में ज्यादातर राजतंत्र हुआ करते थे, राजा का शासन हुआ करता था। तो राजा का शासन जब होता था तो राजा से अपेक्षा क्या की जाती थी, राजा से अपेक्षा ये की जाती थी कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य बनाएगा वो, यानी प्रजा का भला करेगा, प्रजा के हित की सोचेगा और कल्याणकारी यानी कल्याण वाला एक कॉन्सेप्ट आ जाता था। यानी आप कितना भी आप उठा के देख लो, आपका अपना भारतीय जो आपकी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में जो आप दर्शन उठा के देख लो या और भी देख लो आप, तो वहां आप यही देखेंगे कि राजा का मूल कर्तव्य क्या बताया गया है, कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना दी गई है। वहां पर कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट वहां पर बताया गया है। लेकिन वर्तमान में जब वैश्वीकरण का उदय हुआ, नए नए समाजों का उदय हुआ, पूंजीवाद का उदय हुआ, तो एक कल्याणकारी राज्य वाला जो हमारा जो लक्ष्य था, कल्याणकारी राज्य वाली जो धारणा थी, वो अब पुरानी पड़ गई। अब यहां पर इसकी जगह क्या ले ली, न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली। अब न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने क्यों ले ली, पहली बात ये लेने का रीजन क्या है, रीजन ये है कि अब यहां पर जो राजतंत्र है वो डेमोक्रेसी में परिवर्तित हो गया है। यानी ये डेमोक्रेसी बन गया, राजतंत्र तो खत्म हो गया, डेमोक्रेसी बन गया, लोकतंत्र बन गया। और लोकतंत्र में यही अपेक्षा की गई कि लोगों का शासन हो, लोगों के द्वारा हो और लोग जैसा चाह रहे हो वैसा हो। यहाँ पर न्यूनतम हस्तक्षेप किया जाए, उन पर बार बार अंकुश नहीं लगाया जाए, कुछ चुनिंदा कामों पर ही, कुछ मुख्य कामों पर ही जो है सरकार का नियंत्रण हो, बाद बाकी लोगों को छूट दी जाए, खुली स्वतंत्रता दी जाए, उन्हें आज़ादी दी जाए। और आप देख भी रहे होंगे इसके परिणाम, आज हर व्यक्ति अपनी मन मर्जी से कोई भी वृत्तिक कार्य यानी कोई भी रोजगार का कार्य अपना सकता है, कोई कुछ भी शिक्षा ले सकता है, किसी का जोर दबाव नहीं है कि आप ये काम नहीं करोगे, ये पढ़ोगे नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता है। कहीं भ्रमण कर सकता है, आसानी से आ जा सकता है, और अगर अपनी सरकार से संतुष्ट नहीं है सवाल भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लोगों की सोच में परिवर्तन आया, लोगों के नजरिए में परिवर्तन आया और लोगों का कहीं ना कहीं विकास हुआ। तो राज्य की जो संप्रभुता वाला मामला था वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहां पर वैश्वीकरण ने इस पर असर डाला है। तो यहां पर आप कुछ चीजें आप लिख लेना। पहला पॉइंट इसमें ये लिख लेना कि वैश्वीकरण के कारण क्या है, राज्य की क्षमता में यानी सरकारें जो करना चाहती हैं उसमें कमी आती है। यहां पर देख लेना कि पूरी दुनिया में जो कल्याणकारी वाली जो थी वो यहां पर अब चेंज हो गई है, यानी पुरानी पड़ गई है। इसकी जगह किसने जगह ले ली है, किस विचार ने ले ली है, न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने यहां पर जगह इसकी जगह ले ली है। ये पहले का सब पॉइंट आप लिख लेना। अब यहां पर जो आपकी न्यूनतम हस्तक्षेप वाली नीति है, इसमें खास करके अब जो जोर दिया जा रहा है, जोर यही दिया जा रहा है कि यहां पर अब बाजार आर्थिक क्रियाओं को जोड़ दिया जाए। यानी यहां पर अब बाजार उन्मुख या बाजार मूलक क्रियाओं पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि यहां पर नए तरह के समाज में खास करके पूंजीवादी वर्ग का योगदान रहा है। आप समझ रहे होंगे कि नया तरह का जो समाज डेवलप हो रहा है या बन रहा है उसमें पूंजीवादी वर्ग का उदय हुआ है। तो पूंजीवादी वर्ग यही चाहता है कि किसी राजा से ज्यादा हम पे आर्थिक रूप से स्वतंत्रता दी जाए। आर्थिक रूप से स्वतंत्रता दी जाएगी तो यकीन मानिए वो लोग ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा पाएंगे। इस तरह की यहाँ पे बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आप लिख लेना। तो ये सब चीजें अगर आप देखें, यानी अगर नई जो आपकी अगर राजनीति देखें और नई राजनीति में आपका वैश्वीकरण का प्रभाव देखें, तो आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं सरकारों की जो क्षमता है इसमें कमी आई है। दूसरी बात ये है, यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगी आपको, जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण में मान लीजिए कोई घटना घटित होती है तो उसका प्रभाव ऐसा नहीं है केवल देश के अंदर की, देश के भीतरी सीमाओं में ही पड़ता है, नहीं, देश की बाहरी सीमाओं पर भी पड़ता है, बाहर की और भी देशों पर पड़ता है, और भी देशों के लोग प्रतिक्रियाएं देते हैं। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं सरकारों पर एक दबाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि भाई अमेरिका में कुछ दिन पहले एक अश्वेत व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, हत्या एक पुलिस वाले के हाथ हो जाती है। उसके बाद पूरी अमेरिका में बवाल होता है, लेकिन उस अमेरिका में ही बवाल नहीं होता है, पूरी दुनिया में अमेरिका की आलोचना होती है। तो यहां पर आप ये भी देखेंगे कि भाई जब पूरा हम समाज जो है हमारा वैश्विक समाज बन चुका है, तो ऐसे में हमें अपनी इज्जत बचाना भी यहां पर बहुत मुश्किल पड़ जाता है कभी कभी। तो यहां पर हमें दबना पड़ता है, सरकारों को अपनी मनमर्जी नहीं चलानी पड़ती है बल्कि दबना पड़ता है। तो यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं, ठीक है, कि यहाँ और ये भी सही बात है कि वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की ताकत में कमी नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पर
ताकत क्यों में कमी क्यों नहीं आती है, वो भी बताया गया है कि भाई वैश्वीकरण कितना भी डेवलप हो जाए, लेकिन यहाँ पर राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं दे पाया है। यानी हर कोई व्यक्ति ये तो बिल्कुल मानता है कि राज्य का वजूद होना चाहिए, वैश्वीकरण कितना भी डेवलप हो जाए, राज्य की प्रधानता आज भी कायम है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, राज्य की प्रधानता बनाए रखने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारा जो व्यापार वगैरह होता है, आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं या सांस्कृतिक क्रियाएं होती हैं, उनके लिए आपको एक स्थल तो दिखाना पड़ेगा, धरातल तो दिखाना पड़ेगा कहाँ से हो रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए आपके लिए राज्य होना या राज्य की प्रधानता होना या राज्य का एक नामकरण होना यहाँ पे आवश्यक है। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि बिल्कुल ओपन मार्केट बना दें, कोई नियमन या निगमन करने वाला नहीं होगा, तो कैसे ये सब क्रियाकलाप हो पाएंगे, कैसे वैश्वीकरण को बढ़ावा मिल पाएगा? तो इन सब के लिए रेगुलेशन के लिए भी कोई ना कोई जरूरी है, इनके लिए नियम प्रबंध वगैरह बनाए। तो यहाँ पर अभी राज्य की प्रधानता वाले को चुनौती यहाँ पर नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट करके लिख लेना, थर्ड पॉइंट, कि वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की ताकत में कमी नहीं आती है। ठीक है, इसमें सब पॉइंट करके लिख लेना ये वाली बात। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ चीजें और देखी गई हैं, जैसे बताया गया कि विश्व की राजनीति में अब भी विभिन्न देशों के बीच पुरानी जो है ईर्ष्या, प्रतिद्वंदता, ये सब है, इन सब चीजें देखने को मिलती हैं। तमाम जगह पर कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी भी आप अगर देखेंगे तो राज्य अभी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बने हुए हैं। ऐसा नहीं है राज्य पूरी तरह से वैश्वीकरण वाली अवधारणा के भरोसे छोड़ दिए जाएं या वैश्वीकृत समाज के भरोसे छोड़ दिए जाएं, ऐसा अभी भी बिल्कुल नहीं है। यानी आप देखेंगे कि अगर आप वैश्वीकरण को डीपली एनालिसिस करेंगे तो यहाँ ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो राज्य की ताकत है इसमें इजाफा हुआ है। इजाफा ऐसे हुआ है, आप पढ़ रहे होंगे कि भाई ग्लोबल इकोनॉमी में पहले नंबर पर यूएसए है, फिर फलाना नंबर पर ये है, फलाने नंबर पर ये, हम इतना हमारा योगदान है। ठीक है, ये पढ़ रहे होंगे। तो आप देखेंगे वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी यहाँ पर वैश्वीकरण वाली जो समाज में भी यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पे राज्य बने हुए हैं और राज्य अपने आप में आपको आगे ले जाने की होड़ मचाए रखे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राज्य की ताकत में इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही सब चीजें हैं। इन सब के अलावा जो आपकी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल जो आपके चेंजेस आए हैं, उनसे एक चीज और हुई है, यहाँ पर गवर्नमेंट को खास करके अपने नागरिकों के बारे में सूचना जुटा पाना बहुत आसान हो पाया है। और ये सब चीजें जो हुई हैं इससे राज्य जो है और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। तो ये सब चीजें बताई गई हैं कि राज्य यहाँ पे कमजोर भी हुए हैं लेकिन ताकतवर भी हुए हैं, दोनों ही पहलू यहाँ पर बताए गए हैं। अगली हेडिंग आपकी जो है, देखिए यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कार्टून बना हुआ है, यहाँ पर लिखा है कल क्या किया कि कल आपने खाना जल्दी खत्म करो, अपना खाना चीन और भारत के भूखे लोग तुम्हारा खाना खा जाएंगे। आज अपना होमवर्क जल्दी पूरा करो, चीन और भारत के लोग तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं भाई बच्चे से, तो पता नहीं किस पहलू से की गई हैं, मतलब जो भी रहा हो पहलू उस समय का, यानी कि कार्टून अभी का तो नहीं है, पुराने समय का कार्टून है, उस समय का तो कोई पहलू रहा होगा, कोई टॉपिक डिस्कस किया गया होगा तो तब ये कार्टून बना है। आर्थिक प्रभाव, यानी अब हम ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। क्या वास्तव में जो लोग ये सोचते हैं कि पूंजीवाद को बढ़ावा मिला है या फिर जो पूरी अर्थव्यवस्था का प्रभाव है चंद हाथों में हो गया है, तो वो वास्तव में क्या सच है या झूठ है, वो हम देखेंगे यहाँ पर। अक्सर अगर आप देखें तो वैश्वीकरण को हमेशा से ही यहाँ पर आर्थिक परिवेश में रखकर ही यहाँ पर हमेशा जो परिभाषित करने की कोशिश की जाती है। यानी जब वैश्वीकरण की बात आती है तो हमारा ध्यान केवल आर्थिक रूप से ही चला जाता है, आर्थिक क्रियाओं के ऊपर ही जाता है। और हम लोग कुछ चुनिंदा संस्थान हैं, जैसे हम IMF है यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके अलावा WTO है विश्व व्यापार संगठन, इन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर चला जाता है और हम ये सोचने लगते हैं कि विश्व भर में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में इनकी द्वारा भूमिका जो है निभाई जाती है, वही भूमिका जो है पूरा उसी भूमिका पर पूरी आर्थिक क्रियाएं डिपेंड करती हैं, ये हम सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये संगठन बने हैं तभी से हमारी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ये संगठन जब अस्तित्व में भी नहीं थे तब भी हमारा व्यापार हो रहा था, तब भी हमारी आर्थिक क्रियाएं हो रही थी। अगर हम प्राचीनतम भारतीय व्यापार को उठाकर देखें तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ से 2000 साल पहले भी व्यापार होता था। 2000 साल पहले ही, 2000 साल पहले छोड़ो, हड़प्पा काल में भी हमारे यहाँ से व्यापार होता था। हमारे हड़प्पा काल में भी हमारे यहाँ की तमाम मोहरें, मनके वगैरह जो है फारस की खाड़ी के इर्द गिर्द देशों में मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ व्यापार का जो अभी जो है निकल कर आया है वैश्वीकरण के दौर में अभी व्यापार हो पा रहा है, आधुनिक वैश्वीकरण जो है तब व्यापार हो रहा है, ऐसे में नहीं, पहले से भी हमारी आर्थिक क्रियाएं चलती आ रही हैं। तो आर्थिक वैश्वीकरण को अधिक अगर व्यापक नजर से हमें समझने के लिए अगर हम देखें तो हमें इससे होने वाले आर्थिक फायदों के बंटवारे के अर्थ में भी सोचना होगा कि हमें कितना फायदा मिला है, कितना नुकसान हुआ है। यानी कि हम कुछ चीज़ों तक ही सीमित न रहकर इसके फायदे नुकसान के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर आप देखें कि भाई जिस प्रक्रिया को आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच क्या है,
आर्थिक प्रभाव जो है और तेज हो जाता है। यानी खास करके जब हम आर्थिक वैश्वीकरण की बात कहते हैं तो यहाँ पर ये निकल कर आता है कि दुनिया के जो बहुत सारे देश हैं इनके बीच आर्थिक प्रभाव जो है वो तेज हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रभाव जो है, प्रभाव कुछ भी हो सकता है। प्रभाव वस्तुओं का हो सकता है, पूंजी का हो सकता है, जनता विचार, कुछ भी प्रभाव हो सकता है। ऐसा थोड़ी नहीं है केवल पूंजी का ही प्रभाव हो, यानी आर्थिक प्रभाव में भी यहाँ पर ये सारे प्रभाव हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, अब आप सोचेंगे व्यक्ति का प्रभाव कैसा है, यानी वस्तुओं का, पूंजी का, जनता का प्रभाव कैसा है। जनता का प्रभाव ऐसा है, अब जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा भी है, जब मैंने अभी आपको पढ़ाया था अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका में आपने ये पढ़ा था कि लगभग अमेरिका में जितना पूरा IT सेक्टर अमेरिका का है उसमें 35% भारतीय हैं। अगर आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख रहे हैं, सिलिकॉन वैली का एक एक कंपनी को आप एनालिसिस कर लें, 35% वहाँ पे भारतीय कार्यरत हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी एक बड़ी बौद्धिक संपदा जो है अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही है। ऑब्वियस सी बात है, ये लोग बिल्कुल बात सही बात है, रिसर्च वगैरह कर रहे होंगे, डेवलपमेंट वगैरह कर रहे होंगे, तभी तो आज वो नए नए प्रोडक्ट बना पा रही हैं कंपनियां, नए नए जो है तकनीक ईजाद कर पा रही हैं और उनको बेचकर अमेरिका और ज़्यादा धनी बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता भी जो है कहीं ना कहीं इस तरह की आर्थिक गतिविधियों के जरिए या अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के माध्यम से, बौद्धिक संपदा के माध्यम से किसी राष्ट्र को धनी बनाती है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि भाई आर्थिक में केवल और केवल पैसा ही आएगा, व्यक्ति नहीं आएंगे, व्यक्ति भी आएंगे। मान लीजिए कोई हमारे यहाँ का साइंटिस्ट है, अमेरिका में चला गया, ऑब्वियसली बात है अमेरिका के लिए रिसर्च इन्वेंशन करेगा, वहाँ पर इन्वेंशन करेगा तो फायदा अमेरिका की तो होगा, भारत को थोड़ी ना मिल जाएगा। तो ये चीज़ अपने माइंड में नैरो थिंकिंग मत रखना कि जनता से फायदा नहीं होता, जनता से भी फायदा होता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ों से यहाँ पे इजाफा हुआ है। अब देखिए कुछ चीज़ें और हैं। वैश्वीकरण के दौर में आप देखेंगे वस्तुओं और व्यापार, वस्तुओं का और जो है ये भी व्यापार हुआ है, आयात निर्यात हुआ है। तो आयात निर्यात में भी यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ जगहों पर कुछ देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं। कुछ देशों ने क्या प्रतिबंध लगाए हैं, प्रतिबंध इसलिए लगाए हैं ताकि उनकी जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है वो चौपट ना हो। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक चीज़ देखा होगा कि हमारे यहाँ 1991 से पहले हमने नियंत्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था। यानी हमारे यहाँ जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होते थे वो एक सरकार की रेगुलेशन के दायरे में होते थे, नियंत्रित रूप में होते थे। हम जो है बाहर वाली जो उत्पाद वगैरह हैं उनके लिए हमने अपना मार्केट नहीं खोला था। रीजन यही था क्योंकि उस समय हमारे भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता इतनी ज़्यादा बेटर नहीं थी और हमें ऐसा लगता था कि मान लीजिए ऐसे में हमने विदेशी वस्तुओं के लिए अपना बाजार खोल दिया तो हो सकता है कि जो भारतीय वस्तुएं हैं वो इनके सामने टिक ना पाएं और बिल्कुल पिट जाएं, ऐसे करके भारतीय जो उत्पाद हैं बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद रखा। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि भाई ये सब चीज़ें हुई हैं कि लेकिन प्रतिबंध वैश्वीकरण के बनने से क्या हुआ है, वैश्वीकरण के बनने से ये देखने को मिला है कि अब ये प्रतिबंध कम हो गए हैं। पूंजी की आवाजाही अब कब कहीं कम पर भी कम प्रतिबंध है, यानी पूंजी की आवाजाही भी अच्छी खासी हो रही है। जो धनी देश हैं ये अपने धनी देश के निवेशकर्ता इन्वेस्टर हैं वो तमाम गरीब देशों में जो है जाकर निवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वैश्वीकरण के दौर में आप देखेंगे यहाँ पर विचारों के सामने राष्ट्र की सीमाओं की बाध्यता नहीं रही है। हम लोग खास करके इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से जुड़कर सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जिस सीमा तक वस्तुओं और पूंजी का प्रभाव बढ़ा है उस सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ पाई है। लोग आज भी अपनी अपनी जगह पर ही टिके हुए हैं, लोगों की आवाजाही यहाँ पर नहीं बढ़ी है, वस्तुओं और इन सब का प्रभाव बढ़ गया है। अब देख ये लोगों की आवाजाही क्यों नहीं हो पाई है, यहाँ पर भी एक सवाल उठता है। लोगों की आवाजाही इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि जो विकसित देश हैं, विकसित देशों ने अपने यहाँ जो वीजा पॉलिसी है, वीजा पॉलिसी के रूल बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। ये केवल उन्हीं लोगों को लेते हैं जो इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं, उन्हीं को अपने देश में आने देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे करके यहाँ पर आप देखेंगे कि विकसित देश अपनी वीजा नीति के जरिए अपनी राष्ट्रीय सीमा को बड़ी सतर्कता से अवैध बनाए रखते हैं, यानी कोई घुसने ना पाए, इसमें कोई अतिक्रमण ना करने पाए। तो ऐसे करके ये अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का प्रयास करते हैं। वरना आप समझ सकते हैं तमाम, देखिए अमेरिका जाने का हर किसी का सपना होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि तमाम लोग मैक्सिको बॉर्डर के जरिए अमेरिका में एंट्री करना चाहते हैं, उन्हें पकड़ लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, ये सब घटनाएं देखते होंगे। तो हर व्यक्ति यही चाहता है, हर सरकार यही चाहती है कि हमारे यहाँ वही लोग आएँ, सिलेक्टेड कैंडिडेट आएँ जो हमारे राष्ट्र को फायदा पहुँचाने वाले हों या बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हों, ठीक है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं सब। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि वैश्वीकरण के जो परिणामों के बारे में सोचें तो हर जगह एक समान नीति अपना लेने का मतलब यह नहीं होता है कि हर जगह परिणाम भी समान होंगे। बिल्कुल सही बात है, वैश्वीकरण के परिणाम जो है हर जगह, रिजल्ट जो है हर जगह सेम नहीं हुए हैं। इसकी वजह से दुनिया के विभिन्न भाग अलग अलग बट गए हैं। यानी कि अगर आप देखें तो पूरी दुनिया जो है वैश्वीकरण के कारण गहराई से बट गई है, अलग अलग पार्टों में विभक्त हो गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ सरकारें ऐसी हैं वो अपनी जिम्मेदारी से न्याय हाथ खींच रही हैं।
जिम्मेदारी से हाथ खींचने का मतलब क्या है, जो कल्याणकारी राज्य वाली अवधारणा जो थी, अब उससे सरकारें बचना चाह रही हैं। वो ये सब चाह रही हैं कि सब कुछ चीजें क्या है, पूंजीवादी के भरोसे हो जाए, यानी इससे सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले लोग और चिंतित हैं। यानी उनका मानना यही है कि जो आर्थिक वैश्वीकरण है, इससे क्या होगा कि भाई इससे ये होगा कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले लोग हैं उन्हें तो फायदा होगा, लेकिन जो आबादी, एक छोटे तबके की आबादी जो है उन्हें यहाँ पर जो वैश्वीकरण है इसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्री या उद्योग धंधे वाला छोटा तबका, इससे तो फायदा होगा, लेकिन जो नौकरी, जन कल्याण के कार्यों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सफाई कार्यों में लगे हैं, सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग हैं, ये बदहाल हो जाएंगे। बदहाल क्यों हो जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, सरकार अपनी तरफ से थोड़ी ना देगी ना, और सरकारी भी तो कहीं से लेकर आएगी। और मान लीजिए सब चीजें प्राइवेट हो जाएं तो इन लोगों को सरकारी नौकरी कहां से मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। ये बात बिल्कुल सही बात है। तो तमाम लोग ये मांग करते हैं, तमाम सामाजिक न्याय के सरोकार रखने वाले व्यक्ति मांग करते हैं कि एक सामाजिक सुरक्षा का कवच यहाँ पर तैनात किया जाए, जो कि लोगों को, खास करके आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, उनकी जीवन की सुनिश्चितता को बढ़ाने के लिए लाया जाए, ताकि उनका जीवन भी सुनिश्चित हो पाए। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम, मान लेते हैं अगर आपके यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना होते तो क्या होता? गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होते, ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट हॉस्पिटल होते। प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब व्यक्ति जो पर डे 250 या 300 रुपए में जो है अपना लेबर करके जो है गुजारा करता है, 300 रुपये कमाता है पर डे में, तो पर डे 300 रुपये कमाने वाला व्यक्ति किसी डॉक्टर की 500 रुपये फीस कैसे भर पाता? अब सरकारी हॉस्पिटल है तो वहां तो ये 1 रुपये का पर्चा बनता है, आप दिखा सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। तो कल्याणकारी राज्य का सुरक्षा कवच यहाँ पर होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा वाला कवच यहाँ पर होना चाहिए, ताकि कमजोर वर्ग हैं उनको भी फायदा मिले। वरना आर्थिक वैश्वीकरण के दौर में सभी सरकारें यही कोशिश कर रही हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था की ओर बढ़ा जाए। अब पूंजीवादी व्यवस्था की ओर अगर बढ़ गए हम लोग तो क्या होगा? सरकारों की भूमिका कम हो जाएगी, पूंजीवादी लोग जो है अपने अकॉर्डिंग सरकारों को घुमाएंगे। तो यहाँ पर जरूरी ये है कि संतुलन बना रहे। संतुलन का मतलब ये है, जो चीजें वास्तव में जनता की जरूरत है या सरकार की जरूरत है तो उन्हें वास्तव में सरकार के अधीन ही रखा जाए, उन्हें पूंजीवादी हितों के अधीन ना किया जाए। आप समझ रहे होंगे इसका मतलब, ठीक है? तो ये सब बातें आप समझ सकते हैं। अब यहाँ बताया गया है कि दुनिया में अनेक आंदोलनों को मानता है कि सामाजिक सुरक्षा कवच की बात ये कह रहे हैं कि अव्यावहारिक है, ये तो होनी नहीं चाहिए। यानी कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई वैश्वीकरण को रोकने की आवाज लगाई गई है क्योंकि इससे गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी के कगार पर पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर विश्व के कुछ अर्थशास्त्री भी हैं, वो अपनी राय यहाँ पर रखते हैं। उनका कहना यह है कि वास्तव में जो आर्थिक वैश्वीकरण है ये विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण इन्होंने बोला है। देखिए, इस बात से मैं भी सरोकार रखता हूँ। जो आर्थिक वैश्वीकरण वाली जो धारणा है वास्तव में ये पुनः उपनिवेशीकरण ही है। क्यों है वो भी मैं बता रहा हूँ, इसके कुछ पहलू हैं। देखिए, आज के समय में जो भी विकसित देश हैं, जो भी विकसित देश अपनी अपनी कल्चर या फिर अपनी अपनी तकनीक जो प्रभाव दिखा रहे हैं, तो उनके प्रभाव की वजह से आपका जो भारतीय समाज है, हम भारतीय समाज की बात कर रहे हैं, वो भी लालायित हो रहा है, वो भी उनका जो है मानसिक रूप से गुलाम बनता जा रहा है। आप देख लीजिए, कभी हम जो है आत्मनिर्भर, यानी हम जो है अपने यहाँ अपने कल्चर से जुड़े हुए थे, अपनी हमारी जो जड़ें थी हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई थी, लेकिन आज हम क्या है, आज कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पश्चिमी सभ्यता के गुलाम बन चुके हैं। तो जब हम कोई व्यक्ति किसी का गुलाम बन जाता है, किसी का फॉलोअर बन जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो देश है जो इस तरह की गतिविधियां करवा रहा है, जैसे लोगों को अपने ओर खींच रहा है, वो कहीं ना कहीं उनका ब्रेन वॉश करके जो चाहेगा वो करवा सकता है। खास करके ब्रिटिश काल में भी यही हुआ था, जब ब्रिटिश उपनिवेश बने हुए थे, तो वही चीजें यहाँ पर ये हो रही हैं कि यहाँ खास करके ये एक नया उपनिवेशीकरण का ये युग चल रहा है। यहाँ पर ऐसी इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अब आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के समर्थक ये बात कह रहे हैं कि भाई आर्थिक वैश्वीकरण खुली प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है, और खुलेपन से क्या होगा, आबादी खुशहाल होगी, हर व्यक्ति को कमाने के अवसर मिलेंगे, हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कमा पाएगा, ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो एक बात आप ये जान लीजिए, हर पहलू से अगर हम देखें तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। बातें, हर बात सही भी है और हर बात गलत भी है, अगर हम नजरिए से देखें। एक नजरिया है अपना। देखिए, मैंने आपसे फिर से बोल रहा हूं मैं कि हर किसी नजरिए के एक दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वही है, आर्थिक वैश्वीकरण के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। तो आपने यहाँ पर दोनों ही एस्पेक्ट देख लिए, लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। जैसे हमारे भारत में, तो हमारे भारत की अगर स्थिति देखें तो भारत की जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से तो हमें ये लग रहा है वास्तव में अगर हमारे यहाँ सामाजिक सुरक्षा वाला कवच अगर ये खत्म कर दिया जाएगा तो एक जनता का, एक जनसंख्या का एक विशाल तबका जो है, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनसे वंचित रह जाएगा। तो हमारे भारत जैसे गरीब देश में तो ये सामाजिक सुरक्षा कवच होना अत्यंत आवश्यक है। खास करके आपने देखा होगा कोविड-19 के दौरान इस बात की तमाम बार यहाँ पे पैरोकारी भी की गई और सुप्रीम कोर्ट वगैरह में रिट वगैरह डाली गई थी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं कोविड-19 के दौरान जो है मनमाने ढंग से चार्जेस वसूल कर रहे हैं,
तमाम जगह से खबरें ये सुनने को आई थी कि कुछ कुछ हॉस्पिटल पर डे 20 से लेकर 1 लाख या 2 लाख रुपए पर डे तक का चार्ज वसूल कर रहे हैं, बेड चार्ज वसूल कर रहे हैं। इस तरह की खबर निकल कर आई थी। तो कुछ लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये राष्ट्रीय आपदा है, यानी कि वैश्विक पैंडेमिक है, तो इस दौरान कम से कम इन हॉस्पिटलों पे प्रतिबंध तो लगाया जाना चाहिए, इन पर अंकुश तो लगाया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया था। मुझे जहां तक याद है अखबार में भी इस चीज़ की खबर आई थी, राष्ट्रीय दैनिक जागरण में मैंने पढ़ा भी था इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं किया था। इनका मानना यह था कि भाई हमारे यहाँ सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में सरकारी तंत्र भी मौजूद है। अगर जिसे लगता है कि हम वहन नहीं कर सकते हैं खर्च प्राइवेट का, वो सरकारी सुरक्षा कवच में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ऐसा नहीं है हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो है। तो ये कुछ अपने डिफेंड भी दिए गए थे, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये सब बातें हो गई हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि जो है पारस्परिक निर्भरता की रफ्तार अब तेज हो चली है। जी नहीं, देखिए पारस्परिक जो निर्भरता की रफ्तार तेज नहीं हुई है। हमारी निर्भरता अगर देखें तो कुछ देशों पर ज़्यादा बढ़कर रह गई है। जैसे मान लीजिए कुछ देश क्या है, तकनीक के मामले में उन आगे निकल गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो देश तकनीक में पिछड़े हुए हैं तो अभी भी वो जो है बड़े विकसित देशों पर ही निर्भर हैं। यहाँ पर यही सब बताया गया है। तो ये सब चीज़ों के बावजूद भी आप ये बात जान रहे हैं कि वैश्वीकरण के दौर में एक जुड़ाव बना हुआ है, खास करके हमारे विश्व के विभिन्न भागों में, सरकारों में, व्यवसाय के में, इन सब के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है। सांस्कृतिक प्रभावों की बात कर लेते हैं। देखिए सांस्कृतिक प्रभाव में अगर हम यहाँ पर हम जो कुछ खा पी रहे हैं या फिर हम पहन रहे हैं या सोच रहे हैं, इन सब पर हमें वैश्वीकरण का प्रभाव नजर आता है। यानी कि यहाँ पर तमाम लोग हैं, तमाम लोगों का मानना ये है कि भाई वैश्वीकरण जो है कहीं ना कहीं जो है विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचा रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई वैश्वीकरण जो है, यहाँ पर वैश्वीकरण की वजह से सांस्कृतिक समरूपता आ रही है, और सांस्कृतिक समरूपता जो आ रही है उस समरूपता के कारण जो है एक नई संस्कृति का उदय हो रहा है, जिसे हम विश्व संस्कृति कह रहे हैं। यानी कि यहाँ पर सांस्कृतिक समरूपता के रूप में आप देखेंगे एक नई कल्चर, एक नया संस्कृति यहाँ पर निकल कर आ रही है, और ऐसे करके विश्व संस्कृति का उदय हो रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो वर्तमान में विश्व संस्कृति का उदय जो हो रहा है उसमें खास करके पश्चिमी संस्कृति यानी वेस्टर्न कल्चर की छाप है। ये कहना गलत भी नहीं है, यानी हकीकत बात यही है कि आज की दुनिया में जो विश्व संस्कृति के नाम पर जो संस्कृति ईजाद हो रही है वो वास्तव में वेस्टर्न कल्चर की ही छाप है, खास करके अमेरिकी कल्चर की, यानी अमेरिकी जीवन शैली की ही छाप आपको देखने को मिलेगी। तो वो बात यहाँ पर आलोचक भी कह रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यानी यहाँ पर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया जो है कि भाई इसका मैकडोनाल्डीकरण हो रहा है। मैकडोनाल्डीकरण का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पहले कुछ परंपरागत चीज़ें खाई जाते थे, परंपरागत व्यंजन खाए जाते थे जो है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बर्गर, पिज्ज़ा वगैरह ये सब प्रचलन में आ गया, बर्गर वगैरह का प्रचलन में आ गया है, ये सब आप देखते होंगे। तो बर्गर वगैरह जो है कहीं ना कहीं वहीं का एक संस्कृति का द्योतक है, खान पान का द्योतक है, तो वो बताया गया है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई अब जो दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियां हैं अमेरिकी डर्रे पर ढलने की कोशिश कर रही हैं या उसमें लगी हुई हैं। खास करके आप देखेंगे कि गरीब देश जो हैं, गरीब देशों में ये स्थिति बहुत ज़्यादा विस्फोटक बन गई है। गरीब देशों के जो लोग हैं वो अमेरिका की संस्कृति है उसको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की जो संस्कृति है और दूसरी संस्कृति पर इसका जो है आवरण चढ़ता जा रहा है, तो ये पुरानी संस्कृतियां जो है उन पर एक खतरा बना हुआ है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर इसके समर्थन में भी कुछ तर्क दिए जाते हैं। समर्थन में तर्क ये दिए जाते हैं कि यह मान लेना एक भूल है कि वैश्वीकरण से संस्कृति में सिर्फ नकारात्मक प्रभाव पड़े, ये भी एक भूल है। कुछ लोग ये कहते हैं कि संस्कृति जो है केवल एक जड़ वस्तु नहीं है। उनका कहने का मतलब यह संस्कृति जो है बदलती रहती है, यानी इसमें कुछ नए सुधार होते हैं, कुछ पुरानी चीज़ें बदलती हैं, कुछ नए आयाम भी जुड़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करते रहती है। यानी कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो होती हैं आती हैं, कुछ जाती हैं। ये डिपेंड करता है किसी व्यक्ति पर, हम पर डिपेंड करता है कि हमारी पसंद क्या है, हम क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं। तो हमारी संस्कृति में जब कोई नई चीज़ें आके जुड़ जाती हैं तो उससे हमारी पसंद नापसंद का दायरा भी बढ़ता है कि हम क्या लाइक करते हैं, क्या नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये बताया गया है। मान लीजिए आपके सामने एक बर्गर मसाला का जो है बर्गर का एक ऑप्शन है, दूसरी तरफ आपके पास मसाला डोसा है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो मसाला डोसा पसंद करता होगा मसाला डोसा खाएगा, जो बर्गर पसंद करता होगा बर्गर खाएगा। यानी कि यहाँ पर बर्गर से कोई खतरा तो है नहीं मसाला डोसा को, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है। यानी कि ये डिपेंड किस पर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है हमारी पसंद और नापसंद। यानी आपके सामने पसंद नापसंद का ऑप्शन है। इस संस्कृति में नए नए आयाम जुड़ेंगे तो आपको क्या होगा, आपके पास चॉइस है। मान लीजिए जो स्त्रियां आपने देखा होगा पारंपरिक भारतीय परिधान पहनती हैं, आज वो वेस्टर्न कल्चर वाली परिधान पहन रही हैं।
उन्हें लगता है कि भाई ज़्यादा कंफर्टेबल है, वर्क प्लेस पे हम इनमें पहनकर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए वो पहन रही हैं। तो उनके सामने विकल्प है, ऐसा नहीं है वो भारतीय परिधानों को छोड़ दें, भारतीय परिधान ना पहने, केवल वेस्टर्न पहने, उनके सामने विकल्प है। ठीक है, तो ये लोग ऐसा यहाँ पर मानते हैं कि आपके सामने विकल्प है, विकल्प बढ़ रहे हैं, इससे दिक्कत नहीं हो रही है, नई नई संस्कृतियों का मिलन हो रहा है, सम्मिश्रण हो रहा है, उससे हमारे सामने चॉइसेस बढ़ रही हैं। यहाँ पे बताया गया है कि भाई एक तरफ नीली जीन्स का जो आपका देखेंगे नीली जीन्स का प्रभाव बढ़ रहा है, लोग जीन्स खूब पहन रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे एक कल्चर और निकल कर आया है, नीली जीन्स के ऊपर खादी कुर्ते का चलन। यानी हमने देखा होगा, तमाम जगह देखते होंगे कि नया एक ट्रेंड चला है कि नीली जीन्स, यानी जीन्स की पैंट और जीन्स की पैंट के ऊपर कुर्ता पहनने का चलन, यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों में ही चला है, आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह का जो पहनावा है, यानी हमने जीन्स तो जो है अमेरिका की पाश्चात्य जो है परिधानों में से आया है, लेकिन कुर्ता जो है भारतीय परिधानों में से निकला हुआ है, भारतीय परिधानों का एक ही सूचक है। तो आप देखेंगे जब कुर्ते का यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं, कुर्ता हम पहन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय लोगों को ही जीन्स के ऊपर कुर्ता पसंद आया, नहीं, अमेरिकन लोगों को भी ये स्टाइल पसंद आई, अमेरिका वाले लोग भी कुर्ता पहन रहे हैं जीन्स के ऊपर। तो ऐसे करके कुर्ते का हमारे यहाँ से निर्यात हो रहा है, ठीक है, खादी कुर्ते का निर्यात हो रहा है, आप देख सकते हैं ये। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि वैश्वीकरण का जो संस्कृत पर प्रभाव पड़ा है, तो उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं, और नकारात्मक प्रभावों की जो बात की जाए तो नकारात्मक प्रभाव भी कुछ देखने को मिले हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है, यानी यहाँ पर दोनों ही तरह के प्रभाव हैं, दोनों ही तरह के यहाँ पर ये डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है, किस नजरिए से आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव फेवर में तो जिसने व्यक्ति ने अपनी राय रखी है उसके अकॉर्डिंग ये बात सही है, और नेगेटिव फेवर में जो जिसने राय रखी है उसके अकॉर्डिंग ये भी बात सही है कि पूरी दुनिया में आज अमेरिकन शैली के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। यानी वास्तव में आप देखेंगे हर जगह हर व्यक्ति यही चाहता है कि अमेरिका में जैसे लोग रहते हैं, जैसी लिबर्टी वहाँ मिली हुई है, पहनने खाने रहने की आज़ादी, वैसी भारत में दी जाए। ठीक है, तो सबका अपना अपना मानना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं कि भाई वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है, और इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हुआ, सांस्कृतिक वैभन्नीकरण हो रहा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या हो रहा है कि हर संस्कृति जो पुरानी तौर तरीके से चली आ रही थी उसमें कुछ नए तत्व जो हैं जुड़ गए हैं, और नए तत्व जुड़ने से क्या हुआ है, सांस्कृतिक वैभन्नीकरण वाली स्थिति में देखने को मिल रही है। यानी हमारी जो मान लीजिए कोई प्राचीन संस्कृति थी उसमें कुछ और नए तत्व जुड़ गए, जैसे यही एग्जाम्पल है आपके सामने, हम वैसे कुर्ता धोती पहनने वाले व्यक्ति थे, अब कुर्ता की जगह जो कुर्ता के साथ अब हम धोती की जगह क्या पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं। तो इस सांस्कृतिक वैभन्नीकरण हो गया ये, तो ये बताया गया है यहाँ पर। अब भारत ने वैश्वीकरण को कैसे लिया है, ये भी यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि भाई भारत में वैश्वीकरण कब से आया है, कैसे भारत ने इसे ग्रहण किया है। भारत की स्थिति देखें तो भारत में वैश्वीकरण की अवधारणा बहुत प्राचीनतम है, कोई नई अवधारणा नहीं है। यानी हमारी दुनिया में जब विभिन्न भागों में वैश्वीकरण नहीं हो रहा था उस समय भी हमारा व्यापार, हमारे लोग दुनिया के विभिन्न भागों से उनके संबंध स्थापित हो चुके थे। खास करके आप देखेंगे आपका पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास बहुत सदियों पुराना है। लेकिन अगर हम वर्तमान समाज में देखें तो औपनिवेशिक दौर में आप देखेंगे, औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन के जो साम्राज्यवादी सोच थी तो उसमें हमें देखने को मिला है, पहले भारत क्या था, पहले भारत का एक अच्छा खासा दबदबा था व्यापार पर, लेकिन ब्रिटेन के आने से क्या हुआ है, भारत में ब्रिटेन का उपनिवेश बन जाने से भारत के साथ ये नुकसान हुआ है कि भारत अब कच्चे माल का निर्यातक बनकर रह गया है और बने बनाए माल का आयात करने लगा है। तो ऐसे करके भारत का जो आर्थिक ढांचा है कहीं ना कहीं पूरी तरह से नष्ट होता चला गया है। इन सब के बावजूद आप देखेंगे कि ब्रिटेन के साथ ये सब अनुभव भारत ने लेने के बावजूद ये फैसला किया, आज़ाद होने के बाद ये फैसला किया है कि हम खुद दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय हम खुद सामान बनाएंगे, ताकि हमारे यहाँ जो है निर्यात आयात संतुलन बना रहे। तो यहाँ पर हमने यही भी फैसला किया है, दूसरे देशों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी, ताकि हमारे उत्पाद जो हैं चीज़ों को बनाना सीख सकें। यानी कि यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हमारे यहाँ क्या संरक्षणवाद वाली नीति अपनाई गई थी। यानी कि हमने कुछ अपने स्थानीय उत्पादों को संरक्षण दिया था, ताकि हमारे यहाँ के जो उत्पादक हैं उनमें परिपक्वता हासिल कर दें, उनमें निपुणता हासिल कर लें उत्पादों को बनाने में। अगर मान लीजिए उसी दौरान में अमेरिका के उत्पाद या फिर अन्य देशों के उत्पाद भी आ जाते तो हमारे भारतीय उत्पादकों को बहुत ज़्यादा कंपटीशन झेलनी पड़ती। तो ऐसे में भारतीय उत्पादक जो थे वो कहीं ना कहीं डूब जाते, खत्म हो जाते। तो हमने संरक्षणवाद वाली नीति अपनाई, लेकिन संरक्षणवाद वाली नीति जो है वैश्वीकरण के दौर में कहीं ना कहीं हमारे लिए अल्प साबित हुई, उसकी वजह से हमें काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ा। तो ऐसे में हमें 1991 के आर्थिक सुधार करने पड़े हैं और हमारी अर्थव्यवस्था सबके लिए खोल दी गई है। आप देखेंगे इससे ये हुआ है कि हमारा देश जो है आर्थिक रूप से जो हमने लक्ष्य रखे थे उसे हासिल कर पाया है। लेकिन आप यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे कि भाई जो भी हमने यहाँ यह कहना जल्दबाजी होगी भारत के लिए यह सबसे कितना अच्छा साबित हुआ, यानी 1991 का सुधार अच्छा साबित हुआ, यह कहना जल्दबाजी भी होगी। जल्दबाजी का मतलब क्या है, क्योंकि हमने आर्थिक विकास का जो लक्ष्य रखा उसमें जीडीपी तो हमारी अच्छी खासी बढ़ी, लेकिन हर किसी को लाभ नहीं मिल पाया।
यानी हर व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाया, ये बात आप भी समझ रहे होंगे। यानी हर व्यक्ति को हर कोई खुशहाल बने ऐसा काम यहाँ पर नहीं हो पाया है। तो ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। अब वैश्वीकरण का प्रतिरोध भी हो रहा है, यानी विरोध भी कर रहे हैं। कुछ खेमे की अपनी राय है, कुछ लोगों की अपनी राय है। खास करके वामपंथी सोच वाले जो हैं, आमूल परिवर्तन वादी वाले लोग हैं, इनका कहना क्या है? इनका मतलब ये है कि भाई मौजूदा वैश्वीकरण जो है ये विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक अवस्था है जो केवल धनी व्यक्तियों को और ज्यादा, यानी अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बनाती जा रही है। वहीं वैश्वीकरण के जो दक्षिणापंथी आलोचक हैं उनका मानना क्या है कि भाई इससे हमारी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आ रहे हैं। खास करके राजनीतिक अर्थों में जो राज्य की कल्पना की गई थी वो कमजोर होती गई है। आप ऊपर पढ़ चुके हैं इसके बारे में। दूसरी बात यह है कि भाई हमारे यहाँ जो आर्थिक आत्मनिर्भरता है ये इसको फिर से कायम करना होगा। आर्थिक आत्मनिर्भरता, संरक्षणवाद का दौर हमें फिर से कायम करना होगा, क्योंकि बाहर के देशों के प्रोडक्ट आने की वजह से क्या हुआ है, कहीं ना कहीं हम लोग आर्थिक रूप से उन पर निर्भर हो गए हैं। यानी आप देखते होंगे, आपने देखा होगा, एक अभी मैंने हाल में ही अभी कुछ एक फास्ट फूड के रूप में देख रहा हूं मैं उसे लाइक नहीं करता हूं वैसे। जैसे आपने देखा होगा फ्रेंच फ्राई, बड़ा अच्छा नाम सुना है फ्रेंच फ्राई। मैंने देखा है आजकल मतलब बच्चे के भाई क्या फ्रेंच फ्राई खा रहे हैं। तो मैंने अभी हाल में 3-4 साल पहले वर्ड सुना। देखिए मैं ये सब फास्ट फूड वगैरह लाइक नहीं करता हूँ, तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब पता चला कि भाई आलू से बनता है। तो मुझे ये भी पता चला कि भाई आलू से बने हुए उत्पाद, यानी आलू की सब्जी वगैरह लोग घर में नहीं खाते हैं, लेकिन फ्रेंच फ्राई के नाम से लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं असर तो है। आप देखें वैश्वीकरण की अवधारणा में हम लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो वास्तव में भारतीय संस्कृति का कभी हिस्सा रही नहीं है। यानी हम लोग अपनी जो चीज़ें हैं उनको भूलते जा रहे हैं और खास करके पाश्चात्य कल्चर है, पाश्चात्य खाने पान है, उन पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। यानी कि आप यहाँ बताया गया है कि नहीं, ये इस बात की चिंता है दक्षिणापंथियों को कि हमारी परंपरागत संस्कृति है इसकी हानि हो रही है और लोग अपने सदियों पुराने जो जीवन मूल्य हैं, तौर तरीके, इनसे हाथ धो रहे हैं। उनमें कुछ गलत भी नहीं है, बात बिल्कुल सही कही गई है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई वैश्वीकरण जो है विरोध नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वैश्वीकरण का जो एक खास टारगेट करके जो साम्राज्यवाद का बढ़ावा दिया जा रहा है ये गलत है। यानी कि ये साफ साफ ये कह रहे हैं कि भाई हम वैश्वीकरण के विरोधी नहीं है। वैश्वीकरण विरोधी बहुत से आंदोलन वैश्वीकरण की धारणा के विरोधी नहीं है, बल्कि उनका एक कहना ये है कि किसी खास कार्यक्रम के विरोधी हैं, जैसे मान लीजिए साम्राज्यवाद का रूप। जैसे आप देख रहे होंगे दुनिया के कुछ संसाधन जो हैं आज विश्व के कुछ अमीर हाथों के हाथ में ही फिर से चले जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये साम्राज्यवादी तो हो रहा है, साम्राज्य एक तरफा साम्राज्यवादी तो फैलता जा रहा है। जैसे आपने भारत में भी विरोध होता है कि भारत में कुछ चुनिंदा परिवारों के हाथ में ही इंडिया के बहुत सारे जो है उपक्रम दे दिए जा रहे हैं, इंडिया के बहुत सारे संसाधन उनके हाथ में पहुंचते जा रहे हैं। तो खास करके उनके विरोध भी वगैरह हो रहा है। तो ये सब देखेंगे आप देखेंगे इसका सबसे पहले विरोध कहां दर्ज करवाया गया 1999 में सिएटल में जो WTO का एक मंत्री स्तरीय बैठक हुई। यहां पर व्यापक तौर पर विरोध प्रदर्शन हुआ और विरोध प्रदर्शन में यही कहा गया कि भाई यहां पर जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था है तो यहां पर विकासशील देशों के हितों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, खास करके विकसित देशों के हितों पर ही यहां पर फोकस किया जा रहा है। हमने यहां पर एक मंच भी बनाया है, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना, हमने यहाँ पर एक नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच जिसे हम वर्ल्ड सोशल फोरम कहते हैं, ये भी बनाया है। तो इनमें तमाम कार्यकर्ता, पर्यावरणविद हैं, मजदूर हैं, युवा, ये सब कार्यकर्ता एकजुट होकर यहाँ पर इसका जो नव उदारवादी वैश्वीकरण जो है इसका विरोध करते हैं। इसकी जो पहली बैठक हुई है वो सन 2001 में ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में हुई है और आगे चल के इसकी चौथी बैठक जो हुई है वो हमारे भारत में हुई है, मुंबई में हुई है। तो ये बताया गया है इसके बारे में। यानी इसके जरिए हम यहाँ पर आज के दौर में जो वैश्वीकरण दौड़ रहा है, वैश्वीकरण की नीति आगे बढ़ रही है, इसका विरोध करते हैं। इस मंच के जरिए हम यहाँ पे विरोध करते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। अब आप देखेंगे भारत का वैश्वीकरण के प्रति क्या रुख है। देखिए अगर हम यहाँ पर आप देखें भारत में वैश्वीकरण का किस तरह से विरोध हो रहा है, कैसा लोग विरोध कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें सामाजिक आंदोलन से हमें क्या होता है, लोगों को अपने आस पड़ोस की दुनिया को समझने में मदद मिलती है, लोगों को अपनी समस्याओं का हल तलाशने में मदद मिलती है। यानी हम जब तक विश्व की तमाम चीज़ों को एनालिसिस नहीं करेंगे तो उनसे हमें भी सबक लेने को नहीं मिलेगा। खास करके आपने देखा होगा हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो विचार लिए गए वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ वहाँ से भी हमने विचार लिए। तो भारत में भी कुछ लोग ये मानते हैं वैश्वीकरण जो हुआ है वो बेटर है, कुछ लोग कहते हैं नहीं वैश्वीकरण गलत रहा है। भारत में भी इसका विरोध कई हलकों से हो रहा है। यानी वामपंथी लोग, इनकी तेवर जो है बहुत ज़्यादा उच्च हैं। इनका मानना यह है कि भारत में भी पूंजीवादी तबका जो है अपने हाथ बढ़ाता जा रहा है, अपने पांव पसारता जा रहा है और खास करके इससे जो है जो औद्योगिक श्रमिक हैं, किसान हैं, इन सबको लाभ नहीं मिल रहा है। इनको जो है कहीं ना कहीं इनकी जो है संपदा छिनती चली जा रही है। इस तरह का विरोध हो रहा है। कुछ वनस्पतियां वगैरह थी। देखिए एक चीज़ और बताऊं मैं,
अमेरिका वाले, यूरोप वाले बहुत होशियार हैं, बहुत होशियार बनते हैं, वो बहुत चतुर रहते हैं। जैसे उन्होंने क्या किया, अमेरिका यूरोप वालों ने कुछ वनस्पतियां थी, जैसे नीम है, तो नीम को अमेरिका यूरोप की फर्मों ने पेटेंट कराने का प्रयास किया है। यानी नीम एक औषधि पौधा है और इस औषधि के बारे में हमारे यहाँ से सदियों से मान्यता रही है, हम लोग सदियों से इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो अमेरिका और यूरोप की जो फार्मासिस्ट कंपनियां थी वो ये साबित करने में लगी थी कि हमने नीम की खोज की है, नीम एक औषधि पौधा है, नीम में ये गुण होते हैं, ये हमने खोज की है। तो इस बात का हमने विरोध भी किया, हमारे भारतीय लोगों ने विरोध किया, भाई हमारे तो पहले से ही हमारी जो चरक संहिता वगैरह है और भी जो है हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ, उनमें नीम का उल्लेख है, आप अपने यहाँ पेटेंट कैसे करवा सकते हैं कि हमने इसकी खोज की है। तो इस तरह का हमने विरोध भी किया है। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे, खास करके हमारे यहाँ कुछ दक्षिणापंथी तबके हैं, वो खास करके हमारी संस्कृति पर जो चोट पहुंचाई जा रही है उसको भी लेकर यहाँ पे प्रतिबद्ध रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो वैलेंटाइन डे है, भाई इसका विरोध बहुत ज़्यादा होता है और आप लोग थोड़ा सा पढ़ के भी हंसी आ गई होगी। तो वैलेंटाइन डे पर आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेजों के जो छात्र छात्राएं हैं जो जाते हैं मिलने घूमने वगैरह, तो उनको लोग कहते हैं खदेड़ते हैं, कहीं ना कहीं उनकी मार पिटाई भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं, तो ये लोग ये कहते हैं कि आप लोग हमारी संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आप समझ गए होंगे कि इसके ऊपर व्याख्यान देने की मुझे जरूरत नहीं है, लंबा चौड़ा व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको सब मालूम है, सब देखते हैं। और अपने अगर नहीं देखा हो 14 फरवरी का वेट किया कीजिए, टीवी में कहीं ना कहीं खबरें दिखाई जाती हैं, आज यहाँ पर पकड़े गए, आज यहाँ पर ये गुंडागर्दी हुई, ये हुआ वो हुआ, ये देश में ये क्या चल रहा है, तमाम खबरें बनती हैं। तो ये सब अपनी अपनी राय है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं अब अपना यहाँ पे पहलू रख रहा हूँ यहाँ पर लास्ट में। देखिए अगर हम वैश्वीकरण को देखें तो वैश्वीकरण समय की मांग भी है, समय की मांग भी है। मांग क्यों है? क्योंकि कोई भी देश स्वयं में आत्मनिर्भर नहीं है, उसे किसी न किसी रूप में किसी न किसी देश की सहायता चाहिए ही होती है। तो ऐसे में हमें अपने संबंध स्थापित करने में, ऐसे में हमें एक दूसरे देश के मध्य जैसे यूएसए और इंडिया के मध्य एक लिंक कनेक्ट करने में वैश्वीकरण ने एक अहम भूमिका निभाई है। अब जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं यूएसए चाहे कितना भी प्रौद्योगिकी में अग्रणी हो, अगर आप बाकी टॉप कंपनीज उठा के देख लें, उन सभी में जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, वो भारतीय ही मिलेंगे आपको। आप ये बात जानते हैं, जितने भी वहाँ पे बड़ी बड़ी फर्म है यूएसए की, उन सब में योगदान कौन दे रहे हैं? भारतीय ही दे रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे यूएसए में बौद्धिक संपदा के रूप में भारतीयों ने एक अमूल्य योगदान दिया है और इसी के दम पर आज यूएसए आगे बढ़ पाया है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब इंडिया, मान लीजिए इंडिया अपने आप को सेपरेट कर ले, इंडिया ये कहे कि नहीं हम अपने संबंध बिल्कुल नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? हमारे लोग, हमारा भारतीय संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं नई नवाचारी तकनीकों को, नवाचारी उन्नति को नहीं सीख पाएंगे। जैसे मान लीजिए अब इंटरनेट का जमाना है, ग्लोबलाइज इंटरनेट का जमाना है। अब इंटरनेट के जमाने में हम लोग अपने यहाँ की संस्कृति, अपने यहाँ का देश में बिल्कुल बाउंड्री बना दें, बॉर्डर लगा दें कि भाई हमारे देश में कोई नवीन प्रौद्योगिकी नहीं आएगी, हमारे देश के लोग जो है कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हम जो विश्व भर में जो सूचनाएं हैं, समाचार वगैरह, उनसे वंचित रह जाएंगे। तो समय की एक मांग भी है और इस मांग को पूरा करने के लिए हम जो है वैश्वीकरण वाली धारणा को अपना रहे हैं। अब देखिए एक चीज और है, संस्कृतियां, लोग कहते हैं संस्कृत का हवाला लेते हैं, संस्कृत का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है संस्कृति का। संस्कृति जो होती है लगभग जड़ नहीं है, ये बात आपको किताब में क्लियर होगी। संस्कृत बदलती रहती है, तो ऐसा नहीं है कि जो संस्कृत आज चली आ रही है वो सदियों पहले ऐसी ही हो, उसका भी रूप बदला है, काफी बार बदला है। यानी अपने भारतीय दर्शन में, भारतीय धर्म में भी आप देख लें कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति ने अपने रूप को कई बार बदला है, ये हमें देखने को मिला है। आप अगर अध्ययन करें, इतिहास का अध्ययन करें चरणबद्ध तरीके से, आपको कई बार देखने को मिल जाएगा। तो संस्कृत भी हमारी जो है कहीं ना कहीं, जो लोग कहते हैं संस्कृत को खतरा है, खतरा नहीं है, बस ये क्या है, समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन आना हर चीज का एक नियम है। यानी संसार का जो नियम ही है कि परिवर्तन संसार का नियम है यहाँ पर, तो कोई भी चीज जड़ नहीं रह सकती है। दूसरी बात यह है कि हमारे आज के आधुनिक समाजों के लिए वैश्वीकरण हमारी मांग है, ग्लोबलाइजेशन हमारी मांग है। तो इस मांग को पूरा करने के लिए हमें भी इसका हिस्सा बनना ही पड़ेगा। अगर हम इसके अपने आप को अलग रखते हैं तो यकीन मानिए हम विकास की दौड़ में, आर्थिक दौड़ में और नवीन विचारों की दौड़ में पीछे छूट जाएंगे। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिए। तो देखिए, आप अगर निबंध पर कहीं अपना राय लिखेंगे, अपना कोई निबंध वगैरह लिखेंगे या किसी का आंसर लिखेंगे, तो वहां पर आपको पक्ष और विपक्ष, यानी कि उसके मेरिट और डीमेरिट दोनों बताने पड़ेंगे वहां पर, कि भाई इसका लाभ क्या हुआ है, हानि क्या हुई है, दोनों ही वहां पर बताने पड़ेंगे। और एंड में उसका निष्कर्ष क्या निकला है वो भी आपको वहां पर देना पड़ेगा। तो ऐसे करके आज आपकी यहाँ पर ये किताब समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि सर अब क्या होगा? अब होगा कुछ नहीं, अब आपकी जो 11th-12th की जो समाजशास्त्र वाली किताबें हैं वो भी कवर मैं करवा दूंगा। ठीक है, 11th-12th कवर होने के बाद फिर हम स्टैंडर्ड बुक पर आएंगे और साथ ही साथ आपको जनवरी से यहाँ पर आपको मैं
कह चुका हूँ ऑलरेडी कि जनवरी से आपको जो आपका एथिक्स वाला पेपर है उसके भी वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप धैर्य बनाए रखिए, चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आई होप आप लोगों को पॉलिटी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक मैंने सारी किताबें कंप्लीट करवा दी हैं। हर टॉपिक पर मैंने गहन डिस्कशन किया है, हर टॉपिक पर अपनी राय दी है, तर्क दिया है वहाँ पर, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो। तो आप पूरी प्लेलिस्ट जो है सभी को शेयर कीजिए, बोलिए, पूरा कोर्स आप ज्वाइन कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट को देखिए और अपने ज्ञान को यहाँ पर आप बढ़ाइए, ज्ञान में जो है आप बढ़ोतरी कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।